नमस्कार, अमर उजाला पर आप सभी का स्वागत है। बागपत जनपद के किरठल गांव का एक 18 साल का लड़का अपने घर के कामों में लगा हुआ था। पुलिस, क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम पहुंचती है और उसे अचानक उठाकर थाने ले आती है। इस युवक को नहीं पता कि उसका आखिर कसूर क्या है। उसको हिरासत में रखा जाता है। थाने की जो चार दीवारी जो कमरा होता है उसमें उसको टॉर्चर किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि राइफल कहाँ है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि राइफल कौन सी राइफल, कैसी राइफल, वो किसी चीज के बारे में जब जानता ही नहीं तो आखिर उन्हें बताए क्या। इस युवक को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है और इसको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में 2.5 साल इस लड़के को रहना पड़ता है। दुर्दांत अपराधियों के बीच ये लड़का रहा और इसी दौरान कानून की पढ़ाई की और अपनी पैरवी खुद की। अब ये युवक बाइज्जत बरी कर दिया गया और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमित चौधरी की, जिन्होंने 2.5 साल का वक्त जेल में बिताया और अपनी पैरवी खुद करके वो बाइज्जत बरी हुए और अब एडवोकेट अमित चौधरी के रूप में उन्हें जाना जाता है। इनकी कहानी कितनी संघर्ष भरी है हम जानेंगे आज उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ हैं एडवोकेट अमित चौधरी जी। आपका अमर उजाला पर बहुत बहुत स्वागत है। ये बेहद संघर्ष भरी कहानी है और जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस तरह की जो चीजें हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं और ये भी जो कहानी है पूरी फिल्म में नजर आती है। और अब अमित चौधरी की लाइफ पर, उनके स्ट्रगल पर, उनके संघर्ष पर एक फिल्म भी बनने जा रही है। बड़े पर्दे पर भी आप इस पूरी कहानी को जल्द ही देख पाएंगे। कैसा वो दिन था, किस वजह से आपको पुलिस टीम ने उठाया, क्या आप कर रहे थे, आप स्कूल जाने की तैयारी में थे, कॉलेज जाने की तैयारी में थे, किस तरह का वो दिन था? 12 अक्टूबर का दिन था, 2011 की बात। तो बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज का मैं छात्र था। ये सेकंड ईयर में अपनी कंप्लीट कर चुका था जी। सुबह मैं पिता से ये बोला कि आज मैं बहन को जा भी सकता हूँ। बुलाया था, बहन ने कई बार बुलाया तो एक सवाल उठता है नॉर्मल कि चलो, मैंने ये भी बोला था कि अभी नहीं आऊंगा, मन होगा तो चले जाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं, वापस आ जाऊंगा। उसके बाद में बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में जैसे नियमित दिनचर्या के हिसाब से अपने कॉलेज में जाता था। अपना मेरे ये सेकेंडरी में थोड़े नंबर कम है, मैंने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी 12 अक्टूबर की डेट में जमा कॉलेज। अभी क्लास संपन्न हुई तो उसके बाद बड़ौद से ट्रेन जाती, तो बड़ौद में मैं ट्रेन से सवार होकर शामली पहुंचा और शामली का जो बस स्टैंड था वो जो गांव है पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो गांव चर्चित गांव कैलसे का, तो उस गांव में मेरी बहन है। तो उस गांव में पूरे दिन में 3 बस जाती है। अब तो मेरी याद नहीं, काफी पुरानी बात होगी कि 9 बजे, मुझे लगता है कि वो लास्ट बस थी, वे 5 बजे वाली हो या 4 बजे के आसपास की बस हो। अब तो सारी व्यवस्थाएं बड़ी होगी वहाँ पे जाने की, तो वो लास्ट बस भी मेरी निकल चुकी। मैं इन 12-13 साल में मेरे मन में आस और काश ये जो तमाम सवाल थे वो मरते रहे कि काश वो बस छूट जाती। वो बस निकल चुकी थी, वो बस मैंने दौड़ कर पकड़ी। उस बस में दौड़ कर जब मैं सवार हुआ, मुझे नहीं पता था कि उस बस में मैं सवार होने के साथ साथ ये वो बस मुझे 12 साल पीछे हटाएगी, आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उस बस से मैं गाँव देहात से होकर वो करीब 1 घंटे के आसपास का समय, जितनी उस दिन जल्दबाजी की उतना ही आप पीछे लेट हो गए। लाइफ जिंदगी में पीछे हो गए। जो मासूमियत थी, चेहरे का जो बचपना था, वो सब कुछ गायब। उसके बाद जब उस गांव में मुझे गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे, तो उस गांव से कुछ दूरी पे एक एनकाउंटर होता है, बहुत बड़ा एनकाउंटर। उसमें हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल शहीद हुए और एक की काफी उपचार के बाद जान लगी। दोनों की राइफलें लूटते हुए बदमाश फरार हुए। अब मैं उस घटना के बाद जैसे अपनी बहन के वहां पे गया तो मैं वापस अपने गांव लौट आया। 12 दिन बीतते रहे, सब कुछ मौके का था। मैं उस गांव में एक अनजान व्यक्ति उस दिन नजर आया, अनजान व्यक्ति। तो जैसे काफी नंबर ट्रेस हुए होंगे कि ये पूछा गया कि बाहर का नंबर एक्टिव, कोई नया नंबर इस एरिया में, कोई नया नंबर है, वो भी मेरा गाँव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चित गाँव किरठल गाँव से ताल्लुक रखता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मैं अपने गाँव चर्चित होने का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। 23 अक्टूबर को जिनके यहाँ मेरी बहन है, वे लोग उठा लिए गए।
अब रिश्तेदारी की सूचना आना तय था, तो बहन ने कहा कि तुम आए थे, तुम्हें पूछने को एक बात था, यहाँ पे पुलिस आ गई। अब मैंने ये बात अपने पिता से बताई। अब कोई भी पिता ऐसे नहीं कि अपने बच्चे को आते ही पुलिस को सौंप देगा। तो मेरे पापा ने हमारे परिवार के फोन पे जो लोग हैं उनके पास मुझे सोने के लिए भेजा। लेकिन ये सोने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और कि मुझे यहाँ क्यों भेजा है? यहाँ क्यों हो रहा है। नींद मुझे भी नहीं आ रही थी। तो रात्रि का जो समय था 12 से 2, गांव के आसपास तो पुलिस शाम को ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने दबिश जो दी वो 12 बजे के बाद थी, जब आराम की प्रॉपर आप सोने की तैयारी में हाँ। होते हैं या सो चुके होते हैं? अब गांव में मेरे बुजुर्ग माता पिता जिनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो गांव के इतिहास में शायद इतनी पुलिस कभी ना गई हो, लेकिन मेरे घर पे। और वो घर पूरा उन्होंने चारों ओर से घेर रखा था। और मेरे पिता से पूछा अमित कहाँ है? मेरे पिता ने सारी यातनाएं झेलते हुए क्योंकि मेरे पिता को उठा के लेके, लेकिन मेरे बारे में कहा कि वो तो रिश्तेदारी के जानबूझ के, उन्हें लगा कि तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ नाइंसाफी हो जाए। उसके बाद जैसे ही मैं सुबह आया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो उस टाइम हमारे इन्वर्टर भी नहीं था, मेरी माँ बुजुर्ग हो रही है और उनके हाथ में लैंप था। जैसे गेट हमारे आधे आधे खुले हुए थे, जो मैंने अपने घर में तांडव देखा। हमारी खाट सब टूटी हुई थी, हमारा सामान सब बिखरा हुआ था और मेरी माँ के ये लफ्ज थे हूबहू कि वे तुझे मार देंगे, तू जितनी दूर जा सकता हो चला जा। अब एक 18 साल का बच्चा जो अपराधी ना हो वो जाए कहाँ? मेरे को गाँव पार करना मुश्किल हो गया था। उस फीलिंग को, उस मेरी आंखों के सामने जो आज भी दृश्य वो तैरता है। मैंने पेट में दर्द 2 स्थिति में महसूस किया, एक तो बीमारी में और एक दहशत में। तो दहशत में मेरे पेट में दर्द था कि मेरे से गाँव भी पार नहीं हो रहा था, समझ नहीं आया। फिर मैं गाँव में पार करते करते एक अंकल के पास रुका, उन्होंने मुझे चाय वाय पिलाई और मुझे 100 रुपये दिए और मुझे गांव से बाहर छोड़ गए। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो जहाँ से मैंने BA सेकंड ईयर के एग्जाम दिए थे अपनी दादी के यहाँ रह के, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे चले गया। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई, उन्होंने मुझे वहाँ से भगाया नहीं, अपने पास रखा, खाना वाना खिलाने लगा। लेकिन वहाँ मैं 2 ही घंटे रुक पाया था। 2 घंटे रुकने के बाद काफ़ी फोर्स उस गाँव में पहुंच चुके थे पहुंच चुके और उन्होंने वो घर चारों ओर से बागपत का सरूरपुर गाँव जो मेन रोड पे उनका मकान था, कुछ गाड़ियाँ 24 अक्टूबर 2011 को लाइन में लगी। और अचानक से जब मैं बैठा था, मुझे जूते की आवाज आई थी नीचे सीढ़ियाँ उठी। अब मैंने ऊपर देखा तो सारे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के 47 लेके पूरी फोर्स। और उनका पहला सवाल मेरे से ये होता है कि बेटे अमित कहाँ? तो जो मेरी खुद नहीं पहचानते थे हमें, मेरा पूलिया, मेरा नाम, मेरी शक्ल, मेरी उम्र कुछ नहीं मालूम था। मेरे जो दादी के परिजन थे उनसे पूछा कि अमित कहाँ? कहा मेरे दोस्त से बहुत अच्छा लगता। तो फिर मेरे से पूछा दोबारा एक लंबे से हाइट के थे जो पुलिस वाले थे सिविल में कि अमित कहाँ है? मैंने कहा सर मैं है। तो वे जो सारे 47 तान के खड़े थे, जिन्हें था कि हमें कोई इतना बड़ा क्रिमिनल होगा, कोई तुम्हारे पे हमला ना कर दे, पेशेवर अपराधी होगा, तो सारे हंसते हमारे बच्चों से छोटा। तो मुझे उठा के किसी ने ऐसे हाथ पकड़ा, किसी ने पैंट मारा, मुझे ले मेरे पिता को पहले उठा रखा। गाड़ियों का जो काफिला था वो मुझे लेके ऐसे दौड़ रहा था जैसे फिल्मों में दौड़ती है, तेज स्पीड से बढ़ गया। तो अचानक से एक जो पुलिस को आपस एक दूसरे जनपद की जो पुलिस होती है उन्हें आपस में श्रेय लेना होता है कि अमित को हमने पकड़ा। दूसरे जनपद की पुलिस अपने आप श्रेय लेना चाहती थी कि अमित को हमने पकड़ा। तो जैसे ही मेरी बागपत से उन्होंने वहाँ से गिरफ्तारी करी, सरूरपुर गाँव से, लोकल थाने को सूचना दी, बागपत जनपद की पुलिस को सूचना दी, सिविल में वैसे थे। तो उनका पीछे से जो मैं बैठे हुए उनके बीच में सुन रहा था, तो एक किसी से बात कर रहे थे कि सर हमारे पीछे बागपत केस हुई। तो उधर से जो डायरेक्शन आ रहे थे वो यार थे कि आपसे नैब से लेकर आओ। तो गाड़ियों की जो स्पीड थी उतनी स्पीड से थी जैसे मैं बहुत जल्दी हो। और वो गाड़ी उन्होंने ऐसे मोड़ी और नैब से रास्ते से लेकर जो आंख मिचोली का पेट चलता रहा। जैसे ही अपने जनपद की सीमा में घुसे सांबे जनपद, अच्छा, तो फिर उधर से डायरेक्शन आई कि इसे यहाँ पे मत लाओ थाने में, यहाँ पे काफी मीडिया है, आप इसे अलग जगह। उसके बाद पहले तो मुझे वहीं पे
यहीं पे ले जाया गया थाना गोंद थाने, ओके, शामली गई। शामली के थाना गोंद थाने। और वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब थे, जैसे मैं गाड़ी से उतर कर खड़ा हूँ, उन्होंने भी मेरे से ये पूछा कि अमित कहाँ है। अच्छा, वो भी नहीं पहचानते थे वो भी नहीं पहचानते। उन्होंने कहा कि यही अमित है। तो उनमें एक मेरा रिश्तेदार था पुलिस वाला, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वे कह रहे थे कि आपने मेरी नौकरी बचवा दी। जो उन्हें मतलब नौकरी बचाने की इतनी जल्दी थी कि कोई सही नहीं हो या गलत नहीं हो, कि आपने मेरी नौकरी बचवा दी। आज भी वे एक एक शब्द, एक एक जो पीड़ा, एक एक दृश्य मेरी आंखों में, मेरे मन में भी ताज़ा हो जाता है। कड़वी याद के रूप में उमड़ते रहते हैं कि किस टाइम पे किसके लफ्ज क्या था। तो जैसे ही मुझे वहाँ पर उसमें थाने में ले जाया गया, तो थाने का नाम मैं बचपन में बाहर से पढ़ता था, अंदर से थाना कैसा होता है, कैसे वे लिखते हैं, उन्होंने मुझे पहली बार देखा। मुझे बैठा दिया तो वे बड़ी उत्सुकता से दौड़े दौड़े आए कुछ पुलिस वाले, कुछ सिविल में थे, कुछ वर्दी में थे। उन्हें पीटने का एक अलग ही उत्सुकता उनके मन में थी कि वो अमित कहाँ पे है, अमित कहाँ पे है। तो ये है अमित, ये है अमित। तो फिर मेरे पास रोटी आई पहले, रोटी और एक आलू भुजी की सब्जी उन्होंने बनाई थी। तो मेरे से रोटी कहाँ खाई जाती जो आदमी ऐसे बैठा। मैंने कहा साहब मैं खाना नहीं। तो ऊपर उधर से आवाज आई कि ये साला मर नहीं जाएगा। तो उतने में फिर एक फट्टा लाए जिसमें एक लकड़ी का हैंडल लगा होता है। उनका हाथ निकाल लिया, तो वे जब हाथ से मारते हैं वो यहाँ लगता है, ये वाली जो खाल होती है, लगभग 20 से 25 उन्होंने फट्टे ऐसे मेरे हाथों पे मारे। उसके बाद फिर मैं उनका इशारा, जो अधिकारी थे या जो थाने के जो मैन लोग थे, मैं उनका सारा आंखों से समझ रहा था। उनके मन से एक शब्द निकला था कि फूटो सालो। वहाँ से लेकर वे मुझे रवाना हो जाते हैं मुजफ्फरनगर के लिए, क्योंकि वहाँ पर मीडिया के आने की उन्हें संभावना पहले लग चुकी थी। और बैठते हुए गाड़ी में, शायद आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि मैं आपके सामने बताने के लिए भी जिंदा ना रहता। मुझे ये कह रहे थे कि हमने से जिस घर से उठाया वहाँ आस पास बहुत लोगों ने देखा, खास कर रिश्तेदार भी थे। इनमें से तो हमें और भी उठा रखे थे उसके, इसमें जो पीछे बैठे, इनमें से तो हमें एक तो मारना था। अच्छा। फिर दूसरा बोला कि इसकी इतनी उम्र नहीं है कि तुम इसे मार देते। आपस में उनमें डिस्कशन चल रहा था। जैसे उनके बीच में बैठा था तो अचानक से पीछे से कोई सर में मार रहा था, कोई ऐसे ऐसे जो चूकता था, कोई उंगली पेट में देता था, और एक ही सवाल पूछते थे कि बता राइफल कहाँ है। अब राइफल वही व्यक्ति बताएगा जिसने रोकी। मुजफ्फरनगर जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो मेरे पिता को उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, कितने दिन रखा पिता को? जैसे उन्होंने मेरे पिता को 23 तारीख की रात्रि को उठाया था, 24 अक्टूबर की शाम को मुझे सरूपुर से उठाया। तो जैसे ही मेरी एंट्री मुजफ्फरनगर सिविल लाइन था, उन्होंने पिताजी को छोड़ दिया। मेरे पिताजी आंख में आंसू लेकर मेरे हाथ, और पिताजी की जैसे कि आपने बताया था उनकी आंख का सर्जरी हुई, हाथ पकड़कर रोते हुए आंसू लेकर लौट गए। और इतने भयभीत रहे 13 दिन तक। ना उन्होंने कोई फैक्स किया, ना उन्होंने किसी से शेयर किया। वे दोबारा आने की उनकी हिम्मत नहीं उठाने वाली, बस इंतजार देखते थे कि पता नहीं कब छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे। इस बीच में फिर इन 13 दिनों में ऐसी भी डिमांड मेरे से आई, तेरा कोई वारिस नहीं है। तो मैं क्या जवाब देता था सर। उन्होंने 2 लाख रुपए का ऑफर किया, छोड़ देंगे, क्योंकि मैं देख रहा था इस केस में जो बहुत लोग उठाए गए थे, 100 लोगों को किसी केस में उठाना, आप समझ सकते हो क्या बड़ा मामला था, क्या अवस्था होती है पकड़ने और छोड़ने के बीच में। तो मैं भी सोचता हूँ काश मैं भी पैसे वाला होता। तो उसके बाद जब उन्होंने 24 अक्टूबर को मुझे ले जाकर उसमें सिविल लाइन थाने की हवालात में बंद कर दिया। वो रात काले कंबल पर बैठ के कैसे बीती, मैं आज भी मेरी आंखों में ऐसे तैरता है। आज मैं जब बरी होने के बाद मैं अपनी किताबें लिख रहा हूँ, आज मैं उस हवालात को देखने का, लेकिन मैं ये नहीं पता कि मैं वो इंसान हूँ। आज वो हवालात उनका रिकॉर्ड रूम बन चुका। तो उस हवालात में जो बैठा था, तो 25 अक्टूबर की सुबह जो अमित था, जिसका बचपन में सपना था आर्मी में जाने, तैयारी में लगा था, जो दौड़ में रेस में नंबर बनाता था। 25 अक्टूबर को उसकी बॉडी से इतना पेन था, ऐसा कोई दर्द नहीं छोड़ा था। वो शुरुआत वो सुबह से थी कि वो
आज भी मैं याद करूँ तो ये सारे सीन मेरी आंखों के सामने तैरते हैं। उन्होंने कभी टेबल पे ऐसे हाथ रखवा के कमर से ये सारी खाल उधेड़ दी मेरे हाथ, ये उंगली सारी पीछे मिला। 13 दिन तक ऐसा कोई टॉर्चर नहीं बचा जो उन्होंने मेरे साथ में किया। फिर एक बड़े हेल्दी से अफसर थे, दूसरे दिन जो टॉर्चर वो रोज आते थे, वो दिन में मुझे भी नहीं मालूम होता था कि दिन में वो कौन सा अध्याय होगा जब मेरे साथ उस समय में फिक्स टाइम में टॉर्चर होगा। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मुझे 4 नवंबर को जेल बचा, एक दिन में कम नहीं करना है, क्योंकि लास्ट का जो 4 नवंबर का दिन था उसमें सुबह से लेकर शाम तक पिटाई हुई। तो बाकी के जो हम 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मुझे फनगर रहे, उसकी क्राइम ब्रांच की और सिविल लाइन थाने की पिटाई उस हवालात के अंदर ही, हवालात के अंदर पिटाई नहीं होती थी। जो सिविल लाइन थाना है उसके बराबर में क्राइम ब्रांच का ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस जो अभी बन गया, जहाँ पे कोई आता नहीं जा रहा है। दो तीन रूम थे, बराबर में एक रूम का कंप्यूटर का रूम था, तो वो थे। तो वहाँ पे वे जब मुझे बुलाया तो उन्होंने मेरी पैंट निकलवाई और दीवार पे मेरी गर्दन लगाई, और एक बहुत बड़े हेल्दी से अफसर थे, मेरे हाथ ऐसे स्ट्रेट, मेरे पैर ऐसे खोल दिए उन्होंने। पैर जैसे ही उन्होंने ये खोले तो अचानक से एक आवाज आई, मुझे नहीं पता वो किस शब्द की आई, क्या आई। आज भी मैं जितनी बार पैर उठाता हूँ तो आज भी आवाज आती है मुझे अपने पैर से। ज्यादा देर में खड़ा नहीं रह सकता, और सिर्फ उन्होंने पैर नहीं खोल रहे थे, पैर खोलने के साथ साथ पैर से दबा के उन्होंने बहुत डाला था, मेरी चीख निकल गई थी। उसके बाद वे मुझे गर्म चाय पिलाते थे कभी मेरी डेथ में हो जाए। फिर अगले दिन फिर पिटाई करने के बाद फिर दूसरे का नंबर आता था, उस हवालात में लाकर फिर बंद कर देते। अगले दिन फिर बुलाया, हाथ बांध दिए, एक चेयर उनके ऐसे होती है कि उसमें गर्दन ऐसे हो जाती है, पैर ऊपर हो जाते हैं जैसे आप फिल्मों में देखते हो, और उनके पास बाल्टी में पानी था, नाकों पे डालते थे पानी जो माइंड पर असर करता है, और पैरों पे लाठी मारते। और फिर उससे अगले दिन का जो टॉर्चर, एक एक टॉर्चर आपको बता रहा हूँ, वो पैर बांधे ऐसे, जमीन का आदमी ऐसे लेट जाता है, पैर ऊपर डंडे में ऐसे हो जाते हैं, 2-3 मारते रहते हैं। पैर कपड़े से खोलने के बाद फिर उन्हें दौड़ने के लिए बोला जाता है, दौड़। अब जिसकी पैरों पे तलवों का इतनी लाठी मारती हो, पैर तो खाल भी आपकी खून मांस नीले हो, आप वो दौड़, आप चलने लायक भी नहीं है और आपसे कहा जा रहा है कि आप दौड़िए। ये चीज बर्दाश्त न हुई, मेरे आज भी उधर से याद है कि मैंने कहा था कि साहब आप मुझे गोली मारो। तो 3 से 4 दिन तो मुझे दर्द हुआ मेरी बॉडी में, उसके बाद भी मुझे कितनी तेज मार रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं, मेरी बॉडी को दर्द नहीं। तो 3 नवंबर के बाद एक प्रक्रिया होती है कि अब इनके अरेस्टिंग दिखाएंगे, कल कोर्ट में पेश करेंगे। तो हमें उसी थाने में जाना था जिस थाने के हमारे कांस्टेबल शहीद हुए थे। अब वो रात कैसी रात बीती होगी वो आप भी समझ सकते हो कि जिस थाने के कांस्टेबल शहीद हो और उसी थाने में आप जाना हो। वो 3 नवंबर की रात उस व्यक्ति का तो मैं नाम भी लेना चाहूँगा ताकि उनके बच्चे भी देखें कि आपके पिता ने कितनी ईमानदारी से नौकरी की। एक सूर्यपाल नाम जी के सिपाही थे, मैं आज भी जी लगा के बड़ी रेस्पेक्ट से बात करता हूँ। उन्होंने अपना कर्म करा, मैंने अपना कर्म करा। जैसे मेरी उम्र जो कम थी, उन्होंने पूरी रात सोने नहीं दिया था 3 नवंबर की जो रात थी। और जैसे ही और हवालात का जो गेट होता है उस पीछे को नहीं बैठने दिया, पूरी रात उनकी ड्यूटी रही थी हवालात में। जैसे ही अगर आप ऐसे भी जाते तो यहाँ से लाठी में खुदा है वहाँ, और पूरी रात उन्होंने गाली दी। गाली तो पुलिस देती है, सुबह हो जाती है, वो जो दर्दनाक सुबह थी 4 नवंबर 2011, धुंध थी, वो काफी कोहरा आया हुआ था। तो सबसे पहले जैसे उनका आपस में बातचीत हुई थी, उनका ये था कि इधर डोजियर तैयार करो। उसमें सारा एक जैसे एक प्रोफाइल होती है, भरते हैं कि कितने बहन भाई है, कहाँ पे रिश्तेदारी है, क्या वजन है, पूरा ब्यौरा जिसमें हाथ पे कहाँ निशान है, हाथ पे ओम उनके खुदा हुआ है जैसे ओम, तो ये सब चीजें उन्होंने उसमें मेंशन कितना पढ़ा लिखा है। मैं उस टाइम भी जब मैं BA सेकेंडरी का छात्र था, इस केस में मैं उस टाइम भी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, क्योंकि वे सब लोग 8वीं पास थे। इसमें एक संजय जो क्राइम ब्रांच के सिपाही थे दिल्ली पुलिस के, उन्हें भी आरोपी बनाया गया था बाद में। हम 2 आदमी इस केस में पढ़े लिखे थे, बाकी सब किसान परिवार से 1.5 उम्र के थे। यदि संजय का पूरा कैरियर दांव पे था, मेरे सामने मेरी पूरी लाइफ पड़ी। संजय ने 2 आतंकवादी को जेल किए हुए दिल्ली में, वो 12 साल उस आयु साहब ने संजय के गरीब तो उन्होंने उसके बाद डोजियर तैयार 1 कप चाय पिलवाई।
उसके बाद फिर सारे सबको बुलाने एक उस हवालात के सामने बहुत बड़ा पिलर, अच्छा। उस पर 2 आदमी से हाथ खींचे हम्म। और सबकी पैंट निकाली, वहाँ पर नंगा करके पिटाई। तो मैं जैसे बाकी जिनको अरेस्ट किया हुआ। हाँ, जो बाकी अरेस्ट किया हुआ था उनमें मेरा भी नंबर आया था। तो जैसा एक क्लास में क्या होता था, जब मैडम के सामने बच्चा जाने से डरता था कि जब कोई गलती हो जाती थी, हाँ, फिर लेकिन वो गलती अच्छी बात थी। जैसे कहते नहीं तुम जाओ पहले पिटने मैडम से, तो वहाँ मैं सोचूं कहीं नहीं जाने दो। उस टाइम वो उस तरह की चीजें याद आ रही थी कि इससे तो बेहतर कहीं हाँ। वो पिटाई होती है। वो पिटाई होती है, वो गुरु की पिटाई होती है जो हमारे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो एक वो थी कि पिटने के डर से बचना। अब लास्ट में जब पिटते पिटते आवाज हुई, जब मेरा नंबर आया तो फिर सबकी पैंट निकाले। उसको मुझे याद नहीं कि कितने फट्टे उन्होंने मारे थे, 100 संख्या को भी 10-12 फट्टों के लगने के बाद खून मांस सब पैरों तक रिस रहा था। और जैसे ओर के देख रहा था तो मतलब बॉडी जो है बिल्कुल वो फट्टा जो है चमड़ा अपने जो रंग छोड़ता है, काला छोड़ता है, तो काला काला होता है। तो फिर सारे इकट्ठे हो गए, किसी की खाल पैर से उधड़ गई, किसी कहीं से उधड़ गई। वो ऐसी थी कि कितनी देर तक तो बैठा नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ करने के बाद पैर सरका कर रेंज नहीं था। और सूर्यपाल जी और क्या नाम एक तो इस तरह का जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, सुनने में भी ये कितना दर्दनाक है। टॉर्चर की आप इंतहा देख सकते हैं, सुन रहे हैं अमित की जुबान। आपका पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड कभी रहा होता या इस तरह की चीजें कि पुलिस को पता है या टीम को पता है कि ये बहुत पेशेवर अपराधी है, उस तरह का जो बर्ताव आपके साथ किया जा रहा था? मैम, जिस परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ उस परिवार की 3 पीढ़ी का भी आपराधिक इतिहास है। और जिस परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ उसका गांव में सबसे एजुकेटेड और सबसे ज़्यादा नौकरी पेशे वाले में नाम आता है। हम गरीब बेशक रहे हो लेकिन हमारे परिवार की नींव शिक्षा रही है। एक सामान्य किसान परिवार से हाँ, था। मेरे पिता 1975 के एमए संस्कृत थे, तो सीधे सादे से परिवार से आप आते हैं। मेरा भी कोई आपराधिक इतिहास। और 18 साल की उम्र में जब एक बचपना मेरे अंदर था, मैं तो अपनी धुन में सवार था कि अब बदन तो वर्दी से जाएगा। आर्मी का ही सपना था, या कोई दूसरा सपना नहीं था। और वो इस जन्म में तो पूरा नहीं होने का, वो भी मेरे मन में एक टीसी रही। लेकिन ये है कि कोई ना कोई परिवार से जरूर जाए। तो ये सब चीज़ें हुई, रोल तैयार हुआ। उसके बाद फिर मेडिकल परीक्षण के लिए तो कुछ हमें तो गाड़ी में बैठाया, कुछ बाइक आए। तो वे जो सूर्यपाल जी थे और डीएस कालिया जी थे, तो वो उनके पता नहीं क्या था क्या नहीं था, उन्होंने सबसे ज्यादा टॉर्चर किया सबको। जैसे ही गए तो वहां से आम जो थाना बाउन का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, तो आम महिलाएं पुरुष वहाँ बंदी वाली बात याद आई, क्योंकि जेल में रहा तो वो चीज सुनता था। लाइन में लगे हुए थे, तो हमें अंदर से ले जाएगा डॉक्टर साहब के रूम में। तो डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, डॉक्टर साहब के सामने भी इतनी तेज लाठी पैरों पे लग रही है, कोई उठने पर पैर भी वहाँ भी आपको नहीं? पैर भी हमारा ऐसे कांपने लगा जब घुटने पे 2-3 इतना मतलब पेन फील हुआ था इस पैर में कि मैं तो काफी देर तक पैर कांपता रहा। डॉक्टर साहब देख रहे हैं आराम से। डॉक्टर साहब के सामने लाल रंग की कुर्सी रखी थी भाई। अब मुझे नहीं पता वो हल्की प्लास्टिक की थी भारी प्लास्टिक की। जब वो लाठी घुमाई तो मैं उस लाठी के सामने सटा तो कुर्सी का जो ऊपरला भाग होता है वो टूट गया। तो डॉक्टर साहब के सामने खूब पिटाई करी। अब मुझे लगा कि भाई तो इससे ज्यादा कुछ बर्दाश्त हो ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर साहब ने मेडिकल रिपोर्ट में लिखा कोई दिक्कत नहीं, वो शरीर से टॉर्चर और सारी चीजें होने डॉक्टर साहब के सामने पिटाई हो रही, जिन्हें हम डॉक्टर भगवान का रूप मानते। तो डॉक्टर साहब अपनी ईमानदारी से कार्य करते, मुझे नहीं पता क्या प्रेशर में पड़ता। उन्होंने लिखते कि ठीक है। फिर वहाँ पे गाड़ी में बैठा के, क्योंकि 28 सितंबर 2011 को शामली जिले का गठन हुआ था। दुर्गा माँ का पहला नवरात्र यूपी में बात कर रहे थे, तो मायावती जी ने 75 जिले 3 हापुड़ भी बना था।
फरपुर नगर में था। तो सारी वो फाइल ज़्यादातर तो न्यायालय से मुजफ्फरनगर में था, नई नई जिले से वो उसका संचालित होने थोड़ा संपर्क था, तो मैं मुजफ्फरनगर न्यायालय के लेकर निकल पड़ा। रास्ते कोर्ट में पेश करने जैसे हाँ। लेके जाते हैं। पैरों में चप्पल नहीं थी, शर्ट फटी हुई थी, 12-13 दिन टॉर्चर कैसे थे कि याददाश्त चेहरे पर निशान थे वो। ये आंखों में मेरा निशान दिख रहा होगा आपको, क्योंकि पीछे हाँ हाँ, रेडनेस। हाँ पीछे से ऐसे आते थे, ऐसे दबा देते थे वो आंखों को। न्यायालय के बाद गई, नंगे पैर, फटी हुई शर्ट, खून से लथपथ, और उन्होंने उस टाइम को पेश किया मैं माननीय न्यायालय के सामने सीधे साहब के यहाँ कि हमारी गर्दन दिखी कि बाकी में कवर कर दिया, नीचे क्या हुआ है। अच्छा, कवर कैसे किया? कवर जैसे आगे, जैसे हमने अच्छा, उसमें अब कटघरे आपने में खड़ा किया, आप वो लोग आगे हो गए और कटघरे आप में पीछे खड़ा लगे। किया, आधे तो आप वैसे दिखने बंद हो जाओगे जब आप कटघरे में। फिर कुछ वहाँ कोर्ट का स्टाफ भी होता है जो पुलिस के बैठे रहते हैं आपके, फिर कुछ आगे हट गए। फिर जैसे आप बस बात कर पाए या कुछ बस हमारा हाथ उठाया था, वो नाम उन्होंने जाके हमारे गए। ओके। ओके, तो हाथ उठाए, बोलने पेश करने के बाद फिर बाहर आ गए। तो जेल मुजफ्फरनगर कोर्ट से मुजफ्फरनगर जेल की दूरी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। काफी पुलिसकर्मी नंगे पैर हम थे, पैरों से चल भी नहीं पा रहे थे, जेल के गेट तक लाठी लगी थी। तो हथकड़ियाँ वगैरह सब डाला हुआ था? हाँ, ऐसे ही हथकड़ी लगी हुई थी, काफी पुलिस वाले थे। अंदर 2 पुलिस वाले दाखिल हुए थे, बाकी बाहर अच्छा। खड़े होते जो सारे हमारे जो वारंट तो जेलर साहब थे, वे बड़े ईमानदार आदमी थे। तो जैसे ही वे दाखिल करने के बाद ही निकलने लगे दोनों पुलिस वाले, उन्होंने रोक दिया, कह रहे कि कहाँ जा रहे हो, उसकी मेडिकल रिपोर्ट तो देखते आप, इसमें लिखा ही बोले तो कुछ घंटे बाद मरने वाला है, मेरे बारे में पूछ रहे। उन्होंने सवाल किया वहाँ? सवाल किया, हम इसकी मौत की जिम्मेदारी क्यों लेगा, पटेल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी इसकी मौत की। तो वे बहुत ही घबराए हुए जेलर साहब ने रोका। उसके बाद फिर जेलर साहब ने कहा कि बैरिक में तो मैं भेज नहीं सकता, खून बह रहा है। तो जैसे कि अमित चौधरी हमारे साथ हैं, हम जो नए दर्शक इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि एक बहुत ही संघर्ष भरी कहानी उनकी है। और उन्होंने बताया कि अचानक से पुलिस उनको उठा लेती है, 13 दिन तक टॉर्चर करती है, कोर्ट में पेश करती है और उन्हें जेल ले जाया जाता है। मरणासन स्थिति में उनको जेल पहुंचाया जाता है। लेकिन जब जेल में जो जेल प्रबंधन है, जेल अधीक्षक होंगे, जेलर साहब थे, उन्होंने देखा कि ये जो लड़का 18 साल का जेल में लेके इसको आया गया है वो मरणासन स्थिति में है, और उसकी जब मेडिकल रिपोर्ट देखी गई तो उसमें लिखा हुआ था कि ये बिल्कुल फिट है। उसके आगे की कहानी? उसके आगे की कहानी ये है कि जेल के डॉक्टर साहब आए और उन पुलिसकर्मियों से जेलर साहब ने ये कहा कि बैरिक में तो नहीं भेज पाऊंगा। तो जेल में भी हॉस्पिटल होता है जो बंदियों को उपचार प्राथमिक उपचार, जेल में डॉक्टर की नियुक्ति होती है। तो डॉक्टर साहब को मेरा नाम तो याद नहीं, लेकिन भूलिया याद है। डॉक्टर साहब बड़े स्मार्ट से थे वहाँ। तो वे आए मेरे पास, मुझे 2 आदमी ऐसे उठा के ले गए थे जैसे बच्चे को गोद में ले जाया जाए, क्योंकि पैरों की हालत बहुत खराब, चलने की स्थिति में आपने। तो उस हॉस्पिटल में बराबर में लेटा दिया मुझे उस हॉस्पिटल में जाकर। तो वहाँ पे जो स्टाफ देखा मैंने, बंदी जो जिन्हें सजा हुई रहती है वही वहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर साहब ने बोल देते कि ये दवाई दो, ये इंजेक्शन लगाओ। तो आए मैं करीब काफ़ी दिन तक उस हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद मुझे बैरिक में शिफ्ट किया गया। पैरों की सूजन मेरी कम से कम 20-25 दिन में होती है। सूजन की दवाई तो मेरे पास माटी हुई थी नहीं। एक दाल का पानी होता है जो भंडारा होता है जेल में, वहाँ से दाल का पानी आता था। उन्हें पैरों उस जग भर के पानी को मंगाता था और उन जो उससे पानी से अपने पैरों की सिकाई करता था। एक तरह से गर्म पानी या नमक वाला पानी। जब मैं वॉशरूम जाता था तो मैं बताया था कि आपको मेरे नंगा करके पिटाई करी थी। 3 महीने तक मेरे अंडरवियर भी भीगता रहा था खून में, वो सब चीज होने के बाद। तो 2 आदमी मुझे बैठा करते थे, 2 आदमी मुझे परमानेंट मेरे पास रहते थे। कोई मुझे जैसे जाते हैं, कोई जेल तो सब जाते हैं, लेकिन जेल में कुछ सामाजिक लोग भी होते हैं जो फैमिली मैटर में जाए रहते हैं, सब पीड़ा को समझते हैं। तो वहाँ से
उस बैरिक के बाद मुझे बैरिक में शिफ्ट कर दिया गया। एक बात मैं इसमें बताना चाहूँगा, जी। जिस बेड पे मैं था, जिस बेड पे मुझे लिटाया गया था 4 नवंबर 2011 को, उस दिन उस हॉस्पिटल में पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा माफिया जो एनकाउंटर में मारा जा चुका अनिल दुजाना छपार से गिरफ्तार किया गया। उस टाइम पर उसमें 50,000 का नाम था। मैं किसी से परिचित नहीं था। वो मेरे बारे में अखबार में पढ़ रहा था, मैं उसके बारे में अखबार में पढ़ रहा था। जैसे जेल में भी अखबार आता है, हम बोले खुद। फिर जब वो ठीक हुआ, उसने देखा था उस टाइम पे एक दूसरे को पहचानते? नहीं, मैं जानता ही नहीं था। मैं तो अखबार में पढ़ा उसके बारे में, ये बाद में पता लगा। जब उसने अपना परिचय दिया तो बहुत सारे ऐसे माफिया रहे जिन्होंने मुझे अपने गैंग में जोड़ने का प्रयास किया। उन सबको एक आंख ना तो मेरी नेचर है और ना मैं से परिवार से था। तो उन लोग जो मतलब माफिया लोग होते हैं उन्होंने पास बुला, लेकिन मुझे कुछ समझदार लोगों ने ये बताया कि जेल काटने को तुम्हें खामोशी से जेल काटना है, किसी को जवाब नहीं देना। जवाब वहाँ दिया जाता है जो किसी जवाब की वैल्यू समझ आए। तो मैं से फिर कोई पूछता था तुम क्या करोगे, तो कोई जो ऐसा सुनना चाहता था उत्तर, मैं उसे वही उत्तर सुना कर आगे कि जो तुम कर रहे वही करो। उसके बाद जैसे जो पेशेवर क्रिमिनल थे वे आते जाते रहते थे जेल में, पूछते थे कि तुम अब तक बात नहीं गई, तो मैं उन्हें जानबूझ के कहता था कि मैंने उन्हें पहचाना नहीं है। तो वे कहते थे इसके तार हट गए, इसका दिमाग चल गया, इससे बात न करो। अच्छा। और मैं यही चाहता था कि मेरे से बात न करो। उसके बाद वहाँ पे जिस जिंदगी में केस में गया था, पहले से 20-25 लोग थे उसके। मैंने जेलर साहब से निवेदन किया कि मैं इस बैरिक में नहीं रहना चाहता। उन्होंने मुझे बैरिक ट्रांसफर कर दिया। मुझे हर चीज किताब मुहैया कराई, कलम मुहैया कराई मुझे, और उस बैरिक में शिफ्ट किया जहाँ कुछ फैमिली मैटर के लोग थे, कुछ वो भी थी, वो सामान्य लोग। तो मुझे 5 तारीख के आसपास 2011 में ईद का समय था। ईद के कारण मुलाकात बंद थी जेल में, तो 7 या 9 तारीख में मेरे पिता मेरे से मिलने आए थे। तो मुझे कुछ जो बड़े बुजुर्ग थे, पहली बार मेरे पिता मेरे से मिलने आ रहे थे जब उस पल से जब मैं अरेस्ट हुआ था और वे घर गए थे। मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि अपने पिता के सामने रोना मत, वे बहुत रोने लगा। मैं रोया नहीं बिल्कुल। और वे गोदी पहले उनके आने से पहले जो मुलाकात हफ्ता होते हैं वहाँ पे एक चादर बिछा रखी थी, मुझे उस पर ले जाकर बैठा। मेरे पापा आए, मेरे पेश कपड़े लाए और रोते हुए आ रहे थे। कुछ उन्हें पहले से आवाज था, टॉर्चर भी हुआ, वो 3-4 दवाई के ट्यूब भी लाए थे मेरे पास पैरों पे लगा। मैं बैठा था बिल्कुल, कह रहे कि अब ये जो शब्द थे उन्होंने कहा कि ये क्या होता है, इसकी कल्पना भी नहीं थी। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा, कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि दर्द हो रहा होगा, मैंने कहा नहीं। तो पिता होता है, उन्होंने मेरा लोअर नीचे किया जो भी हल्का वो मैंने कहना। तो जैसे ही उन्होंने वो देखा तो उनके मुँह से मतलब चीख निकल गई। और उन्होंने कहा था कि अब तो गर्म खून है, झेल जाएगा, आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी दिक्कत होगी। अब ये शब्द जैसे ही मेरे मन में मर रहे थे, वहाँ जेल की जो दीवार भी देखता था, बड़ी ऊंची ऊंची दीवार लगती थी। जब समय बीतता गया तो दीवार भी छोटी लगने लगी, आंखों से भी देखते थे। रोने का मन किया रात को, उस रात पिता के सामने आंसुओं को रोक पाए? पिता के सामने नहीं, मेरे पिता रो रहे। मैं रात में नहीं रोक पाया, लेकिन सबके सामने मैं रो भी नहीं पाया। मैं जेल के वॉशरूम में गया, करीब 5 मिनट खड़ा हुआ था मैं वहाँ पे, और 5 मिनट खड़े हो जो बात उसने मुलाकात के दौरान बोली थी, ये सारे लफ्ज खुद बोल के रो के अपने आंसू को मूछ के मुँह धोखा नहीं बैठा। वॉशरूम से आने के बाद जो बैरिक नंबर 14 का जो फट्टा बोलते हैं जिसे, और उसके बराबर में मंदिर था जो पूजा करते थे। अच्छा। तो उसी मैंने वो जगह इसलिए भी ली क्योंकि इतनी आपको जगह नहीं मिलती कि आप उसमें इधर को भी लेट जाओ, इधर को भी लेट जाओ। अगर आप सीधे लेटोगे तो सीधी जगह रहेगी। तो लेकिन उस मंदिर का कारण मुझे ये भी था कि मंदिर में साफ सफाई रहती थी, अच्छा रहता, तो मैं आधा उस फट्टे पर रहता था, आधा मैं मंदिर में रहता था। और 3 गाने महसूस करता था जब भगवान की पूजा करता था। एक गाना आपने सुना होगा कि बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा।
जब बहुत दिन हुए थे तो भगवान से कहता था कि कब लोगे कब बोलना। ये 3 गाने में अपने कि वही आपकी दुनिया हो गई थी। हाँ, वही दुनिया हो गई थी। एक जैसे दर्द की फीलिंग करता था। एक गाना सुनाऊंगा आपने, पिंजरे के पंछी तेरे दर्द में जाना। तो वहाँ पे जब मेरा टाइम नहीं कटता था, मैं वहाँ पे लिखता था भगवान से पूर्ण मांगना, भगवान की मेरे पे विशेष कृपा है। मेरे पास होने कुछ नहीं बचा। मैं इस जिंदगी में, इस दुनिया में, इस समाज में कभी आने की कल्पना करके ऐसा लगा था कि वही है जीवन। और मैं उस मान जमानत कराने के लिए पैसे नहीं थे। पिता जो 15 दिन मारते थे 1 महीने बाद आने लगे थे। रोज उस जेल के कोने पे 9:15 बजे, 10:15 बजे, 11:15 बजे जो 3 राउंड की पर्ची आती है, वो एक एक बंदे के नाम सनोक मेरे याद हो गए। मेरी पर्ची नहीं आती थी तो मैं औरों की पर्ची देख के महसूस करता था घर की याद आती थी। रविवार का ही दिन होता था जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलता था। मेरे पिता अपने दूर से जाते थे, बुजुर्ग वैसे थे जिसमें ज़्यादा समय मिलता था। तो मुझे रविवार को उम्मीद रहती, क्योंकि संपर्क तो कब आए। तो रविवार को कभी कोई रविवार ऐसा होता था तो वो ऐसा लगता था जैसे आज होली दिवाली घर से आएगा। तो घर से पिताजी आते थे, कोई और भी आता था? घर से मेरे पिता ने मेरा लास्ट तक साथ दिया। के साथ साथ उन्होंने बड़ा मेरे साथ निभाया, मतलब जेल के टाइम में। मेरे पिता ही एक ऐसी चीज होती है, देखो वो जो शब्द होते हैं जिला कारागार मुजफ्फरनगर लिखकर, अगर वे उन 3 पंक्ति को कोई लांग के आपके पास अंदर आ रहा है तो आपका सच्चा सोचेंगे। लेकिन वहाँ वे 3 पंक्ति पढ़ने के बाद जो हम दुख के रिश्ते पैदा लेते हैं, और जब कोई आपका हाथ छोड़ता है तो कोई ना कोई आपको करता है। जैसा आप कहते हैं ना कि जैसे हम सोचते हैं ऐसा हो जाता है। सबसे बड़ी ईश्वर को मैं धन्यवाद दूँ कि उन्होंने मेरे मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आया कि मैं अब यही दुनिया है, इन्हीं लोगों से मैं संपर्क करूँगा। वहाँ भी जेल में आपको बड़ा खामोशी से सकारात्मक रखा। बेल की कोई उम्मीद नहीं थी। शाम की मैं पूजा घंटी बजा कर करता था। तो एक जेल का जो मंदिर था, जो कोई भी उस घंटी को बजाता था उसी की जमानत हुई। अच्छा, आपने ऐसा महसूस किया मैंने कि आपको वो वाइब आई? हाँ, कि ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है। 3 लोग, आपकी श्रद्धा और बढ़ गई। भगवान को तो मानता था, भगवान के चरणों में मैं दिन रात में खट्टा हुआ मिला था। तो जो कोई वैसे मैं रोज घंटी नहीं बजाता था, मैंने महसूस किया कि जो आरती के दौरान जो घंटी बजती थी, एक बेनी सिंह नाम के घंटी थी, 9 घंटी बजाई तो बरियों को बात, फिर 2-3 और बजाई मैंने लगा कुछ चमत्कार है। जनवरी तक जो मैं ये सोचता था कि मेरी दुनिया जेल है, सब कुछ यही है, अब मैं बाहर जा नहीं पाऊंगा। 7 फरवरी 2014 का दिन है। जनवरी से मैं घंटी बजाने और 7 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरी बेटी लगी हुई थी। एक व्यक्ति थे परिचित, उन्होंने कहीं भी वहाँ पर मेरे पिता ने कुछ पैसे जुटाए। पैसे भी उन्होंने कम लिए, हमसे 20,000 तो उन्होंने जमा हाई कोर्ट से करा। जैसे ही मैं 7 फरवरी तक वो घंटी बजाई तो अगले दिन जैसे ही होमगार्ड जेल के जो चीफ साहब आए, बाहर से होमगार्ड आते हैं और अंदर के चीफ साहब, उन्होंने कहा कि तेरी जमानत हो। मुझे कि मैं आपको अब जो अंदर का वो था वो तो देख ही रहा था, लेकिन असली जो संघर्ष होने वाला था वो मुझे भी पता था कि समाज में कोई भी तो उस दौरान आप स्टडी कर रहे थे, जैसे कि ये भी कि आपने पहले खुद की थी स्टडी की बाहर की मैंने। अच्छा, बाहर आके किया। और उस परिस्थिति में आके की जब जीवन में रोटी का भी संघर्ष रहा। पढ़ाई, आर्थिक संघर्ष तो बहुत छोटी बात है, जिसने रोटी का संघर्ष किया वो बहुत बड़ा संघर्ष। जब मैं बाहर निकला तो गाँव में मैं आते ही, जैसे मेरी 14 मार्च 2014 को ही आई मुजफ्फरनगर से, 8:15 बजे होली का दिन था। तो गाँव में गया, गाँव में जिनके घर पे आज होली का त्योहार परिवार के साथ मनाया, उनके माइंड में एक चीज सेट हो चुकी थी। कहते हैं ना कि जिसके बारे में हम जो इमेज बना लिया आदमी के माइंड को सेट हो जाता था।
तो उन्हें लगा कि बहुत बड़ा अपराधी है, कोई मेरे पिता की उम्र के आदमी मुझे नमस्ते करने लगे। जी। गाँव में मैं पहुँचता हूँ कुछ दिन मुझे गाँव में रहते हुए, तो मैंने सबसे पहले अपना एडमिशन लिया। जो शिक्षा मेरी अधूरी थी, जो मैं भगवान से उससे एक प्रार्थना करता था, वास्तव में वो बस पढ़ाई पूरी हो जाए। मैं कहता था कि हे भगवान मेरे पुराने दिन लौटा दो, वही कॉलेज लाइफ पे लोग हुए तो भगवान ने मेरे पुराने दिन तो लौटाए, दोस्त तो नहीं मिले लेकिन वही कॉलेज मिला और वही सारे मेरे गुरुजन मिले। तो वहीं से मैं 3 साल में जेल में 2 साल हो चुके थे। 2015 में मैंने बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज से BA फाइनल अपना किया वहाँ से। लेकिन मैं एडमिशन लेने के बाद गाँव में नहीं रुक पाया। जैसे मैं गाँव में था तो कोई बच्चों के पास नहीं खड़े होने देता था, कोई गेट बंद करता था, कोई अपराधी कहता था, कोई घूमना कहता था। ये कहते थे कि वो आपसे निकल पाएगा, अब इसकी कहानी खत्म है जी। कई बार ये भी लगता है कि अब जब जेल में इतना लंबा समय आप गुजार के आते हैं तो समाज कहीं ना कहीं एक इमेज बना लेता है कि अब तो उसी दुनिया का हो गया होगा, शायद ये भी रीजन होगा। मेरी कैंपस से जब पढ़ाई हुई तो मेरे को एक सामाजिक टॉपिक पूछा था कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। आत्महत्या सामाजिक हत्या होती है, समाज का उसके ऊपर इतना प्रेशर आता है। तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों ने कहा, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपना गाँव, जिस चीज़ ने मेरा एक नियम भी रहा, जिस चीज़ में मुझे टेंशन थी, और रास्ते छोड़ दिया। मुझे लगा कि मेरे माता पिता से मिलने में मुझे नुकसान है, तो 3-4 साल तक मैं अपने माता पिता से मिलने। तो आपने गाँव छोड़ दिया? गाँव छोड़ दिया। गाँव छोड़ के अब मेरे जो भाई है वे मुझे वहाँ पे गुड़गांव मारुति की फैक्ट्री में छोड़ पाए। वहाँ वे भी मेरे अच्छे के लिए छोड़ पाए थे कि कुछ बेटर कर लेगा, यहाँ से बेहतर कर लेगा, यहाँ से वहाँ रहेगा, कुछ अपना दिन दुनिया रहेगा। लेकिन वो जो फैक्ट्री थी वहाँ से मैं लाइफ में डिसीजन लेने सीखा कि चिंगारी उठ रही थी, एक पट्टे पे बोल्ट कसे जा रहे थे, लेबर का वहाँ का काम, अलग अलग कर्मचारी काम। मैंने कहा कि आप घर जाइए, मैं वापस नहीं आऊँगा, और इस विश्वास के साथ आप जो आप घर जाइए, गलत आदमी का साथ नहीं। पहले भी सही था, आज भी सही हूँ, आगे भी सही हूँ। तो वहाँ पे रहते थे संदीप जी गुड़गांव में, वेस्ट यूपी के सेल्स में ग्रुप करते, उन्होंने मुझे आसरा दिया उस टाइम। उन्होंने कहा कि फ्री में रखूँगा, मैंने कहा भाई फ्री में रहेगा। तो गुड़गांव कोर्ट में मुझे 3000 रुपये की नौकरी मिली वंदना मैडम के पास, जो बात करते थे अजय चौधरी, उन्होंने मुझे अपने पास रखा। और उन 3000 में मेरा काम नहीं चलता था। गुड़गांव गाँव से गुड़गांव कोर्ट की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, पैदल जाता था, पैदल आता था। और यदि दूसरे टाइम का खाना खा लिया तो बजट बिगड़ जाता था। लाइन में लगता खाना खाता था, रोड पर कहीं खाना पड़ता या अखबार में पड़ता था कि आज भंडारा खाना, आज कहीं मुझे खाना मिल जाएगा। और शाम को पॉलिथीन में लेके गया, तो 6 महीने तक एक ही टाइम खाना मिला। तो आप उस टाइम किसी के पास नहीं रह रहे थे, अकेले अलग कहीं रह रहे थे? संदीप जी के रूम में रह रहे थे, संदीप के सेल्स में नौकरी करते थे। शाम को आते थे, एक टाइम का खाना उनके साथ खाते। तो मैडम बोलती थी गुड़गांव कोर्ट में जब लंच टाइम होता था कि अमित बेटे जाओ तुम लंच ले जाओ। मैडम को क्या पता किसकी जेब में पैसे, मैंने बताया नहीं। तो मैं गुड़गांव कोर्ट का चक्कर लगाता था, पानी पी के आके बैठ सकता। ऐसे ही चलता रहा। फिर वो शाम को जब मेरा काम न चला तो गुड़गांव के सदर बाजार से मैंने कैलेंडर खरीदे, काफी मतलब थोक में। अच्छा। उन्होंने गुड़गांव गाँव में शाम को एक बाजार पड़ता है, सुरेंद्र शर्मा जी का वहाँ का था, मैंने अपना फोल्डिंग कुर्सी व्यवस्था करी, वहाँ पर कैलेंडर बेचता। शाम को बेचता था, दिन में ऐसा लगता 3 बजे गुड़गांव कोर्ट से फ्री हो जाता था, 4 बजे तक अपने रूम पर, फिर शाम की मार्केट में। तो ये जीवन में जब कैलेंडर बेचे, पैदल जाना, 3000 रुपये की नौकरी करना, तो मैंने कहा था कि देखो कितने जख्म है हमारी आंखों के अंदर, देखो कितने जख्म है हमारी आंखों के अंदर जब कैलेंडर बेचे थे। तो इन सब चीज़ों के बीच जो सपना था, जो दर्द पीड़ा जेल में अपनी भी थी, औरों की भी देखी, और समाज की भी देखता था। और मन में कहीं ना कहीं जुनून भी था कि हार नहीं मानने, जो लोग मुझे जीरो समझ रहे ना, ये तरीके खत्म होगा। कि मैं सोचता था कि अमित तुझे शुरू ही होना है। मेरठ आया, मेरठ का 24 चरण सिंह विश्वविद्यालय 22 नवंबर 2015 का वो थे। मेरे भाई मुझे छोड़ गया उनका अपने दोस्त के पास। अनजान शख्स, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का KP हॉस्टल का रूम नंबर 48। उन्हें वे छोड़ के चले गए।
अब उनका मैं धन्यवाद दूँ प्रशांत जी को, उन्होंने मुझे अपने पास रखा, मैस में खाना खाया, उनके रेफरेंस से उन्होंने डाइट अपने उसमें लगवाई मेरी, कैसे करी 3 टाइम का खाना 1 साल बाद मैं खा रहा था। मैं बड़ी बेसब्री से खाना खा रहा था, तो वो बोल रही और मुझे देखते थे जैसे बच्चों की तरह कितनी उत्सुकता से खाना खा रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ खाने के बाद। तो रात में डरता उठता था, और जैसे बाहर से कोई भी आवाज आई, जैसे डोगी की आवाज आई, मुझे ऐसा लगता है जैसे पुलिस का होता है, कोई भी आहट हुई पुलिस का डर होता। जाते। तो मैं ये भी नहीं कहा कि आज तक मुझे इससे जुड़ा कि मेरे बारे में कोई दूसरा बताए, मैं अपने बारे में पहले ही बता देता था कि मेरे साथ ये समस्या है, ऐसी कहानी। आप जोड़ना चाहो तो मेरे से जुड़ना ही, मैं अकेला सफर करूँगा। मैं प्रशांत जी के साथ रखा, मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ये समस्या, वो व्यक्ति मेरे साथ भी छोड़ सकता था, लेकिन उसने मेरे साथ में रहा, अपने पास रखा। फिर वो अपनी पढ़ाई करके वो वापस चला गया और मैं अपने उसमें आ गया। मेरी LLB की पढ़ाई चौधरी यूनिवर्सिटी से संबंधित है, CBS कॉलेज, वहाँ से 2015 से 18 का सेशन था, और बहुत हल्का सा दिखता। तो मेरे आज भी याद है जब संविधान दिवस था BDS कॉलेज में, तो मैडम नाम लिख रही थी, तो मैडम ने मुझे एक बात कही थी कि बोल भी दोगे आप या इंसल्ट कराओगे। तो जब उन्होंने मेरी स्पीच सुनी हुआ, तो ये कहा था कि अब तक का सबसे बेस्ट। तो मैं एक बचपन में कुछ अच्छा करने के लिए बोलता था, अच्छा, लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा था, और कहीं दूसरे रास्ते पे मुझे, और रास्ते पर तो उनकी चली गई थी, धकेलने वाले लोग मुझे उसके पीछे धकेलते। ऐसा नहीं कि मैं एक कोट पहन के बैठा है, मुझे समाज में गिफ्ट करा है, मुझे छीनना पड़ा। उसके बाद फिर पढ़ाई चलती रही, पैसे की व्यवस्था नहीं रहती थी। जब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पास उन्हें देखता था, मैं बिल्कुल एक अनाथ वाला जीवन जिया शहर में, और बड़ी पीड़ा भी होती थी, तो मैंने एक लाइन लिखी थी अपने ऊपर, और उन लाइनों में मैंने हमेशा काम किया। परिवार का प्यार क्या होता है वो 18 साल की एज में मुझे नहीं पता। रिश्ते क्या, जो के रिश्ते पैदा लेके हुआ था, तो मेरे से दूर थे। नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, उनको धन्यवाद है, अगर वे दूर ना होते तो मेरे अंदर एक समझदार अमित का निर्माण हुआ। कोई इच्छा नहीं है अपने जीवन में आकर, लेकिन मैंने एक लाइन लिखी थी अपने ऊपर कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ, और महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से खिलता हुआ गुलाब। ये लाइन मैंने खुद अपने ऊपर लिखी, तो मुझे सब रिश्ते नाते सब कुछ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस किया, और मुझे महकने का मौका मिला। मुझे वो जो तारीख का सफर होता था मेरठ से और मुझे फनगर का, आर्थिक और मानसिक पीड़ा लेती। हर रोज वो जिस दिन भी आप तारीख पे जाते होंगे, हर रोज वो कहानी याद आ जाती है। तारीख का वो दर्द, एक दिन पहले आपको, कई दिन पहले उसकी चिंता, माइंड से बात निकलती नहीं। वो जो तारीख का सफर, वो आर्थिक और मानसिक पीड़ा ऐसी रहती थी। पैसे तो रहते थे, पैसे, और LLB के बाद, जैसे मैं अपने बीच में इसमें LLB के बाद मैंने कैंपस से चौधरी चरण सिंह विद्यालय से, यहाँ से मेरी LLM की पढ़ाई, और LLM की पढ़ाई मेरी उसी टॉपिक पर हुई जिस जेल में मेरे सपने टूटे, शरीर टूटा था। तो मेरा LLM का टॉपिक भी यही था कि भारत में कैदियों के अधिकार एवं कारागार व्यवस्था पर विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो मैंने रिसर्च की उसी जेल का, जो आपने वहाँ देखा, जो मैंने समझा कि जेल में किस पॉइंट पर भ्रष्टाचार है, वहाँ क्या होता है। तो आज हम जेल का नाम आते ही ये कल्पना करते हैं कि दाल कैसी मिलती है, दाल तो खुद आती है, तो दाल के बीच में खाने वाले कोई और होते हैं, आगे तक जा ही नहीं पाते। मुलाकात कहते हैं कि बंदी की मुलाकात आई है, मुलाकात बंदी की नहीं आती, मुलाकात तो जेल प्रशासन की आती है। अगर किसी के परिजन 1000 रुपये दे के गए, सारे गेट पार करने में उसके जेब में 500-600 रुपये बचते हैं, हर गेट का 50 रुपये 100 रुपये। तो सब चीज अभी जेल व्यवस्था पर मैं अपनी किताब भी लिखता हूँ, उसी जेल व्यवस्था, तो उसी के ऊपर ये सब चीजें मेरे कैंपस से पढ़ाई हुई। तो एक वो दिन कैसा था जब कोर्ट ने आपको वो दिन तो बहुत अच्छा मान लो, क्योंकि 12 साल तक खामोश था, सवाल बहुत सारे मन में उमड़ रहे थे, माइंड का इमोशनल पार्ट मेरा नहीं कभी खुला था, तो अपने आप को मजबूत बना कर
उससे पहले मेरे 19 सितंबर को मुझे फैसले की डेट मिली। मैंने मेरे पिता मेरे से पूछते थे कि तुम्हारे केस में क्या चल रहा है। मैंने उन्हें कभी ये नहीं बताया कि उनका लड़का हर तीसरे दिन मुजफ्फरनगर कोर्ट में जाता है। 500 का नोट ऐसा कोई दोस्त नहीं बचा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जो मेरे संपर्क में रहा, जो मेरे दोस्त रहे, मेरा सबने सहयोग किया। ऐसा कोई दोस्त नहीं बचा जिसने पैसे मांग के तारीफ करी। और वो बहुत अच्छे दोस्त रहे। दोस्त क्या हुए तो परिवार बन गए एक तरह से। तो फिर उनके लौट आता था। उन 500 के नोट के आसपास मेरा जीवन 8 से 10 साल बीता। एक दिहाड़ी मजदूर की तरह जो मैंने कमाया वो मैंने खा लिया। इतना मेरा जीवन चलता रहा। मेरे माँ बाप मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन आशीर्वाद दिया उन्होंने, बड़े लाचार थे बुजुर्ग। मैं भी ऐसा इंसान नहीं था कि अपने बुजुर्ग पिता का प्रेशर बना था कि आप मुझे पैसे दो। 75 साल के आसपास तुम दोनों, सबसे छोटा हूँ भाई, बड़ी बहन भाई। तो लेकिन पिता का आशीर्वाद मिला। और उन 12 साल में जैसे लोग होली दिवाली को अपने गाँव में दिए जलाने जाते हैं, उस घटना के बाद नियमित रूप से मेरी माँ ने रोज का दिया जला, सिर्फ इस बात के लिए कि समय छोड़। तो लेकिन इस शहर में जब होता था तो अच्छे रिश्ते भी मुझे मिले, और ऐसे रिश्ते मिले जिसकी ऐसा लगा कि जैसे धरती पर खुद भगवान उतर आए मेरे लिए। LLM की जो मेरी फीस थी, मेरे दोस्तों ने व्यवस्था करी LLM की फीस। हमारे मेरठ में एक अधिकारी रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, उन्हें मेरे बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने मेरा फीस किसी ने अपने पास रखा। अभी मेरे जो रूममेट है, भरोसा था कि आपको जी, उन्होंने उम्मीद थी कि ये अच्छा है। और दूसरा, ये जो जीवन मेरा जो आसपास चल रहा था, इसमें मैं एक रूम में रहता था। वहाँ पे उससे पहले छोटा सा वो रूम था, वे अम्मा अजंता कॉलोनी का रूम था। 500 रुपये लेती थी मैं बस किराए के। उन 500 रुपये में वे मुझे 1000 रुपये का खाना खिलाती थी। अच्छा। और कभी 500 रुपये भी मांगती थी। तो मेरे कैंपस के साथ ही है अभी मजिस्ट्रेट में। लेकिन हॉस्टल खाली करने का वक्त था, उन्होंने कहा तेरा रूम कहाँ पे है, क्योंकि तो ज्यादातर मैं उन्हीं के पास सोता था हॉस्टल में। मुझे पता था मेरा रूम थोड़ी था, वो इतना था जितना बाथरूम जाते हैं। तो हॉस्टल का सामान लेकर ई रिक्शा से जैसे ही हम पहुंचे, तो सामान रखने के बाद हमारे सोने की जगह उन्होंने कहा कि सोएंगे कहाँ। मैंने कहा मैं जहाँ रहता हूँ, तो आप देखना कहाँ सोएंगे। उस अम्मा ने 2 खाट बिछाई था, तो वो बड़ी आंखों में सोच रहे, यार तुम बड़े दिल वाले आदमी। उसके बाद हम दोनों साथ रहे 5 साल, और मेरे पैरों में दर्द भी होता था 3rd डिग्री का। वो लड़का मेरे पैर से चला, और ऐसा लगा कि जैसे मतलब संघर्ष में बहुत ही मेरे करीब रहा। मेरे कंधे से कंधा रहा मेरे साथ। आज भगवान ने उसकी सुनी, वो भी अच्छी पोस्ट कर रहे हैं यूपी में मजिस्ट्रेट में। और एक समय पे इधर तो मैं बाइज्जत बरी हुआ, उधर भी मजिस्ट्रेट में। उस रूम से दोनों की जिंदगी में साथ खुशी आई। और ऐसे साथी में तो ये कहूँगा कि जिसने भी दिया, सब नाम लेना तो संभव नहीं, नाम तो मैं किसी का भी नहीं, लेकिन दोस्तों ने जीवन ढंग पाया। कुछ परिवार ऐसे जुड़े जिन्होंने मुझे मतलब कि आरोप की जो मतलब रक्षाबंधन हो या कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, वो दिखाया कि खुशी क्या होती है, जो मैं कभी देख ही नहीं पाया था अपनी लाइफ। आज से इस समय में जो माँ बाप है, अब जीवन इतना प्रैक्टिकल हो चुका कि ऐसा लगता है कि जिससे बात कर रही तब बात नहीं करी, तब तक तो मुश्किल है। अब ऐसा लगता है कि अपने लिए अब बहुत कुछ देती, क्योंकि मैं तो मौत की भीख मांगी वहाँ पर उस फर्श पे लेटे हुए कि मैं आप मुझे गोली मार दे। एक समय वो आया कि टूटे शरीर के साथ, टूटे सपनों के साथ अपने जीवन में मैंने कैसे रंग फिर से खड़ा हुआ। और जब मुजफ्फरनगर कोर्ट में 2019 में एडवोकेट बनने के बाद पहुंचा, एविडेंस जो इस केस में पेंडिंग था, जब कुछ नहीं हो रहा था, हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेकर आया। डायरेक्शन लाने के बाद जब उस वही दरोगा जी जो सबसे ज्यादा टोर्चर सामना हुआ, अपने केस में एडवोकेट के रूप में मुझे माननीय न्यायालय के सामने देखता हूँ, तो मेरे से पूछते हो वकील साहब आप किस केस में आए हो। अच्छा। तो मेरे मन में काफी सारे सवाल उमड़ रहे,
मुझे ये मालूम था कि ये सवाल ये दोबारा भी पूछे। मैंने कहा आओ दरोगा जी अंदर चलते हैं, मेरे हाथ में फाइल थी। और भी मेरे काफ़ी सीनियर थे वहाँ पे। उन्होंने फिर पूछा कि आप किस केस में किसके वकील हो? मैंने कहा मुझे नहीं जानते। नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं जानते? अरे नहीं, मैं वही अमित हूँ। तो उसके बाद सुनने के बाद उनकी कभी ऊपर देखने लगे कभी नीचे देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। ये दिन भी आ सकता तब मैं माननीय न्यायाधीश महोदय से ये बोला, मैं कहा साहब ये तो जानते ही नहीं, तो फिर इनसे पूछना ही क्या। उसके बाद मैं उनसे एक ही बात पूछी, जो कोई लोग स्टूडेंट नहीं होंगे वे भी इस बात से सहमत। 12 अक्टूबर 2011 की घटना है। घटना का एकमात्र स्टार विटनेस जिसका गोली लगी उसकी जान बची हुई है, वो अभी दुनिया से नहीं गया था। जो इस घटना का बिल्कुल चश्मदीद गवाह है, उसके अलावा कोई और इस केस में दूसरा गवाह है ही नहीं। एक कांस्टेबल हमारे शहीद हो गए, उनके परिवार के प्रति मेरी बहुत गहरी संवेदना है। उसके बाद 12/11 को हुए उस घायल कांस्टेबल को बयान लिया, जिसकी गवाही पहले दिन ही बेहद जरूरी थी। उनका बयान लिखते हैं 12/10 की घटना। मुझे 24 अक्टूबर को उठाया गया और 3 नवंबर को मुझे सामने पेश किया। 4 नवंबर को उन्होंने एक षड्यंत्र, एक स्क्रिप्ट ऐसी बनाई कि गन्ने के खेत से फुसफुसाहट की आवाज आई और पुलिस टीम को देखकर अमित ने फायर रोक दिया और पुलिस टीम बार बार पूछी। जब मैं इतना बड़ा अपराधी था, मैंने पुलिस वाले मारते थे, दोबारा कैसे हो सकते? और जो तमंचा उन्होंने मेरे पे लगाया, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की किसी भी फोरेंसिक लैब में उसकी जांच यदि आप करवाओ तो उस पर मेरा कोई फिंगरप्रिंट तक नहीं है। वो तमंचा में पकड़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से लाए, कपड़े में सील किया, मेरे उस पर साइन करा दिए। एक केस और मेरे को फर्जी लगाते, एक तो केस वो लगाया जो सिपाही हत्याकांड का, एक केस की हमने मुठभेड़ में अरेस्ट किया। सच्चाई ये थी कि 24 अक्टूबर से उठा के इतनी यातना आई थी, रिकॉर्ड में दिखाया गया। और 4 नवंबर तक सर ऐसा कोई टॉर्चर नहीं था, ऐसी कोई मानवता की हद नहीं थी जो उन्होंने पार की। एक टॉर्चर ऐसा भी किया था जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरे प्राइवेट बताने मुझे कुछ शर्म भी नहीं है, उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पर भी ईंट लटका। 3rd डिग्री टॉर्चर की बातें अक्सर हम समाचारों में पढ़ते हैं, फिल्मों में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, और वही सारे जो किस्सा है आप अमित की जुबानी सुन रहे हैं कि वो उन्होंने अपनी जिंदगी पे उनके साथ गुजरा है। उसके बाद जैसे वे सब यातना देख रहे थे तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, इंसान ने तो सब दिन होते हैं, ही मर जाएगा। तो ये चीज वहां पे हुई। उसके बाद न्यायालय में वो तारीख पे तारीख का जो सफर चला, हर तीसरे दिन मुजफ्फरनगर कोर्ट में, बीच में कोविड आया तो 11 महीने कोर्ट बंद रही। उसके बाद फिर जैसे रोस्टर के हिसाब से कोर्ट चलती थी, फिर चलो ऐसे ही मामला। तो मेरे पिता पूछते थे भाई कोर्ट तेरे केस में क्या चल रहा है? मैंने अपने पिता को भी इस चीज मना कर दी कि मेरे केस में क्या चल रहा है। मैंने कहा क्योंकि गाँव के सीधे लोग हैं, गाँव के व्यक्ति पूछते होंगे मुझसे क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे केस के बारे में मेरे अलावा किसी को बताओ। मैंने किसी को बताया, अपने भाई तक बात शेयर की। मैंने कहा तो वो तो और मैं ये भी चाहता था कि उन्हें बता कर मैं टेंशन दूँ, जो आदमी कुछ मेरे लिए कर नहीं पा रहा, आशीर्वाद दे सकते हैं मेरे पिता, उन्हें इस चीज़ का मलाल आएगा कि तुम अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। उन्हें दुख होगा कि वो पैसे मांग कर कहाँ से जाता है, कैसे वो अपनी व्यवस्था करता है, कैसे वो वहाँ खाना खाता है। तो मैंने जब जजमेंट आने वाला था तो मेरे जो आसपास के जो परिजन हैं, जो मेरे दुख में साथ खड़े हुए और दोस्त हुए, मैंने उनसे पूछा कि 19 सितंबर को फैसले की डेट मिल चुकी है, मुझे 27 सितंबर। तो उसमें तो 22-23 तक मैंने नहीं बताया, मुझे ये था कि वे दिन और कम हो जाए, 24 के आसपास बात होगी। लेकिन 23-24 में बात होते होते मेरे पिता ने कहा कि तुम अपनी माँ से मिल जाओ, अगर तेरे साथ कुछ गलत हुआ मैं तो तेरे से जेल में मिलने आ गया, लेकिन तुम कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाते। मुझे 3 से 4 साल का समय ऐसा लगा। एक दिन मैं मजाक में अपनी माँ से ये बोल बैठा तो मेरी माँ ने पूछा कि मेरी माँ ने मेरे से नौकरी नहीं मांगी, मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं मांगा उन्होंने बेचारे मेरे से। उन्होंने कहा कि हम चैन से मरना चाहते थे, तेरा एक दाग है। तो मैं कहा कि ठीक है माँ, मैं अब आपके पास तभी आऊँगा जब ये दाग मिटा। उस बीच में मैं आने का ये बात मैंने बोल तो दी 3-4 साल पहले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि केस इतना लंबा जगह इतनी प्रक्रिया से होकर मुझे गुजरना पड़ेगा कि मुझे 3-4 साल माँ बाप से हो जाए।
फिर मैं जाना भी नहीं चाहता था। जो लोग वो पासपोर्ट आते थे निगेटिव, जहाँ जाकर मुझे निगेटिव ऊर्जा फील होती थी, मैं वहाँ पे जाने छोड़ दिया। उसके बाद जब फैसले की डेट आई और मैं 26 तारीख को मैं गाँव पहुँचता हूँ 3 साल बाद, वो आभास था, वो उनकी आंखों में जो मेरे बुजुर्ग माता पिता गेट में खड़े थे मेरे साथ ही खड़े थे। फिर मुझे देखकर रोने लगे। मुझे लगता है कि उनके फेस को देखकर उन्होंने खाना भी खाया होगा। और उन्हें आसपास के लोगों ने हिम्मत देने की बजाय ये कहा कि जैसे एक अंतिम क्षण में व्यक्ति को हॉस्पिटल में बोला जाता है कि अपने मन को टाइट रखना, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पिता कहने लगे कि मैं कल तेरे फैसले पे आऊँगा। यदि इस बात को मैं सारे कैमरों के सामने कहा, सारे मीडिया के सामने कहा कि 12 साल में मैंने, मेरे पिता जब तक वो 2.5 साल की अवधि रही तब तक तो जेल में आए थे। उसके बाद जब से मैं जेल आया, किस अदालत में केस चला, क्या इतने व्यवस्थाएं करी, ना अपने पिता को चिंता कर रहा, अपने किसी भी परिजन को चक्कर नहीं। तो मेरे पिता बोले कि मैं तेरे जजमेंट पे आऊँगा। मैंने कहा नहीं, आप जजमेंट पे मत आना। वे बोलने लगे क्यों ना आओ? आप रहोगे तो मैं अपने काम से हट जाऊँगा, ध्यान रखिएगा। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, गलत होता है, तो आप इस बात में धैर्य रखना। मैं अपने ऊपर इतनी मेहनत की है कि मुझे कोई भी मलाल नहीं आएगा, मुझे वो सच स्वीकार होगा कि मैं जितना अपने लिए कर सकता था, ईश्वर ने मेरे लिए यही लिखा है। तुम ये समझना कि हमारे एक ही बेटा है, लेकिन माँ बाप होते हैं। और जितनी शिद्दत से मैं अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ सकता था, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ गलत है। अगर अच्छा हुआ तो खुश हो जाना, गलत हुआ तो आप भी रो लेना। ये बात बोली मैंने, लेकिन गांव समाज ऐसा होता है कि मेरे पिता मेरी बात मानते भी है। वे जजमेंट पे नहीं आए, तो वे खेत में गए, तो आसपास के जो खेत में काम कर रहे थे सब मेरे पिता को ताना से मारने लगे। ये जो कैसा पिता है, इसके बेटे का जजमेंट होने वाला, ये यहाँ पर। मेरे पापा ने बताया कि मेरा ना तो मैंने खाना खाया था और मैं घूम रहा था खेत में, फिर मैं गाँव में आ गया। और आसपास के में जो निगेटिव रिश्तेदार थे, जिन्होंने 12 साल में काफ़ी पैर खींचे, काफ़ी गलत नाम से मेरा पुकारा। जब किसी रिश्तेदारी में जाता था, वे मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे, मेरी शिक्षा के बारे में पूछते थे। वो ही मुझे एहसास कराते थे कि इसके साथ भी हुआ। पूछते थे वहाँ से कब आया, क्या चल रहा है। एक जैसे मैं उनकी नजरों से देखता था, एक जो तिरस्कार देखना था। उनका माइंड सेट था 12 साल से कि ये जीरो आदमी है, इसका कुछ नहीं होने वाला और इसकी कहानी खत्म। जिस किसी का माइंड सेट हो किसी के प्रति, तो 12 बजे के आसपास आपस में जैसे मुझे जानकारी है, एक दूसरे से पूछ रहे थे। मेरे पास कभी किसी की कॉल नहीं कि आज तो जजमेंट आ रहा है, देखो पता नहीं क्या रहेगा। मेरे पिता का 1 बजे के आसपास फोन आया मेरे पास कि आया नहीं मुझे। मैंने कहा 2 बजे आएगा। 12 बजे के आसपास वहाँ पर काफी फोर्स लगा दी गई थी गेट पर, क्योंकि 13 आदमी जजमेंट आना था, हाईलाइट जजमेंट। तो जो उस थाने के पैरोकार होते हैं, एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं अपने केस में एडवोकेट के रूप में प्रतिनिधित्व किया, मैं कभी कटघरे में खड़ा नहीं। जिस दिन जजमेंट आना था, मैं काला कोट उतार दिया, सफेद पैंट शर्ट पहन के, उस दिन पहली बार मैं पढ़ दिया। तो जब 12 आदमी, जो मतलब 13 आदमी की लिस्ट आई जजमेंट के लिए, उनमें 2 महिलाएं थी। जो बदमाश था मर्द, उसकी भाभी और उसकी माँ का भी नाम इसमें मेंशन किया था। उन्हें तो अपने बेटे के कारण उनकी सजा भुगतनी पड़ी, तो उन्हें तो साइड में बैठा दिया। बाकी जो 11 लोग थे उन्हें कर दिया। 10 लोग की जब एंट्री हो चुकी थी उस कटघरे में, तो जब मैं उसकी वो बड़ा कटघरे को, तो उसी थाने का पैरोकार जिसने सारे उस केस में वहाँ पर साक्ष्य सरकारी वकील साहब को प्रस्तुत कराए, ये मुझे बोलते कि वकील साहब आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मुझे भी अपना फैसला सुनना। फिर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा मुझे भी सुनना है। था कि लड़का, तो जो सामने देखता था, एक मेरे मन में थॉट्स आता था, जो सामने सरकारी वकील साहब थे हमारे, जो मुकदमे की पैरवी कर रहे थे सरकार की ओर से, देख के मेरे मन में ऐसे आता था। मैं उनकी आंखें, उनका फेस देख के, उनके सिस्टम के काम को देख के ऐसा लगता था कि सिस्टम में काम कैसे होता है। चंद पैसों के लिए उस इंसान ने गवाह भी उल्टे बढ़ा। एक वाक्य ऐसा हुआ, कोर्ट में गवाह उपस्थित है कोर्ट परिसर में,
न्यायालय में हाजिर होने के लिए गवाह को बोला गया। किसी को बचाने के लिए सजा हुई ऐसी बात है तो वे मामले को टालना चाहते थे। जो वैसा आदमी होगा वह सोचेगा कि जल्दी इंसाफ हो मेरे साथ, तो ये चीज होने के लिए वे मामले को टालने के लिए कि वो गवाह तो चाहते। मैंने उपस्थित होते हुए भी उसको बोल दिया गया कि अनुपस्थित है। गवाह तो सामने के लिए निकल चुका। माननीय न्यायालय को सरकारी वकील साहब ने सूचना। कुछ ही देर बाद एक मैं वहाँ पे जो बात के अध्यक्ष थे, मैंने किसी का फोन करवाया, गवाह तो उपस्थित है कोर्ट में। तो गवाह को किसी फिर अधिकारी का फोन आके तुम्हारी ड्यूटी किस टाइम से किस टाइम तक है? उन्होंने कहा था 5 बजे तक। टाइम क्या हुआ? 3 बजे। तो वो दौड़ा दौड़ा कोर्ट पहुंचता है गवाह, जो शामली जा चुका था, जिसे सरकारी वकील साहब ने शामली भेज दिया था। और शामली से मुजफ्फरनगर की दूरी आने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक 15 मिनट बाद जो गवाह शामली के लिए निकल चुका था, माननीय न्यायालय के सामने गवाही देने के लिए। तो ऐसा सिस्टम भी देखने को मिला कि कैसे चंद पैसों के लिए आप अपनी ईमानदारी में व्यवस्था कैसे होती है। ये बहुत सारी यातनाएं थी। और जिस दिन 27 सितंबर वो एक ऐसा दिन था जिसकी सुबह में उदासी थी और शाम में खुशी थी। और उस दिन मैंने जो चाय की, चाय कांटा मैंने खाया और मेरा फेस उस दिन लाल था। एक आदमी को प्रेशर रहता है। पहली रात मुझे नींद नहीं आई, 26 की रात जो है पूरी रात में जागती रात है। और मैं 6 बजे के आसपास मुजफ्फरनगर के लिए तैयारी कर चुका था। मुजफ्फरनगर जो जाने से पहले जो मेरे संघर्ष में साथ रहे, मेरे परिजन रहे, मेरे दोस्त रहे, जो लोग मुझे समझते थे, जो मेरे संघर्ष में साथ थे, मुझे मुजफ्फरनगर के लिए लेकर सवाल थे। वहाँ पर मैं पानी पीना बंद किया हुआ था। और जब आया जजमेंट, और जब आज भी वो दृश्य 2:57 पे जब माननीय न्यायाधीश महोदय बैठे और वो जो उनका फेस था, जैसे उनके वो शब्द सुनकर मैं पैर नीचे से कांप रहे थे और आंखें ऐसी हो रही थी। क्या वो जब कहा कि अभियोजन पक्ष समिति के खिलाफ कोई भी साक्ष्य जब्त नहीं कर पा और ये अदालत इनको बाइज्जत बरी करती है। तो मेरे तन को और मन को स्वीकार नहीं हो रहा था कि क्या सच हो गया इतने दिन बाद। उसके जो व्यक्ति कभी नहीं रोया, बरी होने के बाद 2 महीने तक उसके माइंड का एक साइकोलॉजी हिसाब से मारता है, तो एक इमोशनल पार्ट। और जिस ने भी मेरा सहयोग किया, चाहे वो दोस्त हो, चाहे मेरी लाइफ में कोई भी लोग रहे, सबको याद करके यहाँ पर से बहुत काम आया। तो उसके बाद मैं अपना संभाला, नए मैंने टारगेट फिक्स करे कि अब मुझे ये करना है और मुझे ये करना है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, सोशल समुदाय का काफ़ी अच्छा है। जो लोग एक बार जुड़ पाए तो कभी वापस नहीं जाते, भगवान ने नीचे दिए। तो इसके बाद जीवन आगे बढ़ा। माननीय न्यायालय में आगे मेरे कोर्ट में मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस की है और अलग अलग जगह मुझे बुलाते हैं। बागपत में, नोएडा में, सारी जगह मैं जाता हूँ। और जो इन लोग जो निराश हो जाते हैं, मतलब आंखों में जिनकी रोशनी धूमिल हो जाती है, तो मैं यही कहता हूँ आदमी को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आप शुरुआत तो अभी आप कहीं से भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। शुरुआत आदमी को कभी ना कभी अच्छा सोचो, और सोचने से ही सब कुछ होता है। जब सोचने के लिए विचार ही नहीं होगा, मन के विचार की उत्पत्ति नहीं होगी, फिर क्या काम करो, कुछ नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे मतलब खुद का ही विचार है, जो मैं कहीं उसमें बोला भी है कि जिंदगी बहुत अनमोल होती है, जिंदगी जीने के लिए मिलती है। मरने का तो मेरे पास भी बहुत अवसर है, तो जिंदगी जीने के लिए मिली, मरने के लिए मिली। जीना भी था और इस दाग को लेकर मरना भी जो हमने किया, उस दाग को पेश किया, और इससे ज़्यादा मेरे साथ हो भी क्या सकता है। बिल्कुल, जैसा कि हमारे दर्शक लगातार इस पूरी कहानी को सुन रहे होंगे, और बेहद दर्दनाक ये कहानी अमित की रही। और अमित जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि हम बड़े पर्दे पर भी जल्द ही इस पूरी कहानी को देख पाएंगे, तो अभी किसी फिल्म निर्देशक ने, किसी ने आपको कांटेक्ट किया? मेरे पास बहुत सारे मुंबई से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के फोन आए, तो जिनसे मेरी सहमति बन पाई। राजीव बनवाड़ डायरेक्टर है, सिमरत कौर मैडम प्रोड्यूसर है। वर्क मूवी आई थी, जहानाबाद आई थी, बेसरम आई थी, और इसका जो पूरा वो लिखा है, स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है,
वो मनीष तिवारी जी है, जो मतलब तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा उसके राइटर है, जी जी जी। और योगेश मेहरा जी, उन्होंने पूरा स्क्रीन प्ले इसका लिखा है और मेरा उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और इस साल के अंत में संभवतः ये बड़े पर्दे पर आपको ये जीवन का संघर्ष दिखाएगा। आपका भी कोई पार्ट इसमें रहेगा एज एन एक्टर और समथिंग? एक्टर तो उसमें उन लोगों का हिसाब से सेलेक्ट होगा, लेकिन मैं लास्ट में अभी मेरा तक कोई फाइनलाइज हुआ? अभी आपको कुछ बताया? अभी जल्दी होने वाला है, इसी महीने में शायद उम्मीद है कि Okay. हो जाए। लास्ट में मेरा मूवी में दिखाया तो जाए। क्या अभी आपको कोई अंदाजा है कि किसको हम इस कहानी के तौर पे आपके तौर पे उनको देखेंगे बड़े पर्दे पर? आपकी कहानी को कौन प्रेजेंट करेगा? अभी वो बहुत ही जल्द फाइनल होने वाला अच्छा। है उससे, लेकिन जो मुझे उन्होंने नाम सुझाया उनकी बातचीत चले तो नाम ऐसा है ना कि मैं नाम बोलूँ और वो ओके। उनके साथ से फिट ना बैठे, तो वो बात तो वो कुछ बड़े एक्टर्स में हैं शामिल? हाँ, बड़े एक्टर में शामिल है। उनकी जी। बात काफी लोगों से चली हुई है, राघव जी वाले जैसे कि मूवी के, और राजकुमार राव और कैटरीना कैफ वगैरह, विक्की कौशल के भाई सन्नी जी कौशल। जी जी। सन्नी कौशल तो बहुत ही उत्सुक है सर, इसलिए ये तो पहले दिन से किया है, लेकिन वे अभी अभी best है। इंतजार देखना है। बहुत सारे एक्टर है इसमें और ये पहली एक ऐसी मूवी होगी जिसमें कोई हीरोइन नहीं हो। ओके। तो क्या रियल जिंदगी में भी कोई हीरोइन नहीं थी? खाने के तो लाले पड़ते थे, हीरोइन की सांस थी। तो अभी अमित के फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आगे सोचा है जिंदगी में? अभी जैसे जो वाक्य रहा पूरा दर्दनाक, और जो सबसे ज्यादा ना कि लाइफ में आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, आपकी जिंदगी में भी खुशी नहीं है तो आप खुश नहीं। अब मैं मेरा जो मतलब प्लान है, मुझे बुलाते भी रहते हैं। अभी मैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी में गया, बेंगलोर में प्रोग्राम है। जी। अभी 7 मार्च को मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्पीच है, अभी मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाते हैं और बच्चों के बीच में मैं जाऊंगा भी। और मैं एडवोकेट तो हुई हूँ, साथ साथ एक समाज सेवा की जो भावना है ना कि अपने लिए जिए तो क्या तू जी जमाने, तो अपने लिए नहीं जीना। मैं तो कभी का मेरा तो आप देखो मरने के बाद बार बार बिल्कुल। एक लड़का जो हवालात में मौत की भीख मांग रहा था, वो फिर से खड़ा होता है और अपनी जिंदगी की एक नई इबारत लिखता है। अमित जी, अमर उजाला में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। नमस्कार। देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।